सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेट 3 की परीक्षा आने वाली है और उसी परीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो के ऊपर फोकस डाला गया है और इस वीडियो में वो लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। ये प्रश्न न केवल सेट 3 के लिए साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया। तो बंगाल आर्मी की पौधशाला विद्यार्थियों कहा गया किसे, अवध को कहा गया, क्योंकि अवध से बंगाल आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा सैनिक भर्ती हुए थे, यानी कि अवध के सैनिकों की संख्या बंगाल आर्मी में काफ़ी थी। अगला प्रश्न है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम यह कब पास किया गया। तो धार्मिकता या धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में पास किया गया और इस अधिनियम के द्वारा उत्तराधिकार के नियमों में छेड़छाड़ की गई या यूँ कह सकते हैं उनको बदला गया। प्रश्न है दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने या विद्रोहियों ने क्या प्रयास किए, क्या सफल प्रयास किए। तो 1857 का जब विद्रोह था तो उस दौरान विद्रोहियों ने बाकायदा एक कौंसिल बनाई, 10 सदस्यीय कौंसिल, और उस कौंसिल के पास ये अधिकार थे कि वो दिल्ली के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखे। अगला प्रश्न है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द था या किस भाषा का शब्द है। तो फिरंगी विद्यार्थियों फारसी भाषा का शब्द है और भारतीय लोग फिरंगी शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के लिए किया करते थे। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को विद्यार्थियों फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और मंगल पांडे का संदर्भ किस घटना में आता है। तो मंगल पांडे का संदर्भ आता है बैरकपुर छावनी के अंदर जो घटना हुई थी उस घटना के अंदर। अगला प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहेब। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की किस पत्रिका में, यानी कि इंग्लैंड की किस पत्रिका में द क्लीमेंसी ऑफ कनिंग नामक चित्र छपा था। तो ब्रिटेन की वह पत्रिका, उस पत्रिका का नाम था पंच नामक पत्रिका में यह चित्र छपा था। अगला प्रश्न है सती प्रथा को कब बैन किया गया, यानी कि सती प्रथा को अमान्य गैर कानूनी घोषित कब किया गया। तो यह गैर कानूनी घोषित किया गया था विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1829 में। और किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह का सबसे व्यापक रूप आपको कहाँ देखने को मिलता है, किस राज्य में, किस सूबे में सबसे इसके भयानक या भयंकर आप परिणाम इसके देख सकते हैं, यानी कि जहाँ काफ़ी इसका विस्तार रहा 1857 के विद्रोह का, तो वह राज्य या सूबा कौन सा था। तो वह राज्य था विद्यार्थियों अवध, जिसे बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुगल शासक बहादुर शाह जफर को बंदी बनाने के बाद कहाँ भेजा गया। तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर को बंदी बनाने के बाद बर्मा की राजधानी रंगून, बर्मा जिसका एट प्रेजेंट नाम है म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी जो आज की है रंगून, वहाँ भेजा गया। अगला प्रश्न है कि दक्षिण में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसको थॉमस मुनरो ने शुरुआत की थी। तो थॉमस मुनरो ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करी थी, उसका नाम था रैयतवाड़ी और मद्रास से ये शुरू की थी। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई कब हुई। तो विद्यार्थियों पलासी की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी, सिराजुद्दौला शासक था और उधर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य या इन दोनों की सेनाओं के मध्य यह युद्ध हुआ था
और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सेना वह जीत गई और सिराजुद्दौला मारा गया। अगला प्रश्न, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यह गृह युद्ध हुआ कब? 1861 के अंदर। अगला प्रश्न है, फर्मिंगर रिपोर्ट यह क्या थी? तो फर्मिंगर रिपोर्ट, इसका नाम फर्मिंगर क्यों है, पहले तो ये विषय आप अच्छे से जाने कि जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट तैयार करी, उन्हीं के नाम से इस रिपोर्ट का नाम कहा जाता है या बोला जाता है या जाना जाता है। तो फर्मिंगर वाल्टर फैनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने यह रिपोर्ट तैयार करी, और इस रिपोर्ट को हम 5वीं रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, 5वीं रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद क्या था? इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद था कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए हुए है, क्या वह सही रूप से बनाए हुए हैं, इसकी जानकारी देना इस 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नाम क्या रखा गया? फर्मिंगर रिपोर्ट, इसके राइटर के नाम से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों की संपत्ति या वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक विद्यार्थियों लिखी थी एडम स्मिथ ने। और इस पुस्तक का जो सारांश है वह यह बताता है कि किसी भी कंपनी को आप एकाधिकार नहीं दे सकते या नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी भी कंपनी को एकाधिकार देते हैं तो वह किसी न किसी रूप में स्वयंभू या यूं कह सकते तानाशाह हो सकती है, और ऐसी कंपनी किसी भी सरकार के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। अगला प्रश्न है, पहाड़िया लोगों से संधि करने का प्रयास किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो वह ब्रिटिश अधिकारी था, कहाँ का? भागलपुर का कलेक्टर था, जिसका नाम था ऑगस्टस क्विलैंड ने पहाड़िया लोगों के साथ संधि करने का प्रयास किया ताकि वह भी मुख्य धारा में आकर के खेती और जमीन के कार्यों से जुड़ सकें, और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार है उन लोगों से भी वह लगान वसूल कर सके। अगला प्रश्न है, मुगलों में झरोखा दर्शन का अधिकार किन को था? जैसे वजीरों को था, या फिर शासकों को था, या जमींदारों को था, यानी कि किस व्यक्ति को था? तो झरोखा दर्शन का अधिकार केवल मुगल सम्राट जो थे, शासक वर्ग जो था, केवल उसी को था और किसी को नहीं था। अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद को यह नाम किसने दिया या शाहजहानाबाद किसने बसाया और यह कब बसाया? तो शाहजहानाबाद विद्यार्थियों शाहजहां ने बसाया, उसी के नाम पे शाहजहानाबाद पड़ा, और यह 1639 में जब आगरा से राजधानी को दिल्ली की तरफ शिफ्ट किया गया तब शाहजहानाबाद यह बसाया गया। अगला प्रश्न है, तख्ते ताऊस, काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है इतिहास में ये। तो तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन, ताऊस अरबी भाषा में मोर को बोलते हैं, तो तख्ते ताऊस यानी कि मोर सिंहासन, मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन को किसने लूटा था? तो मयूर सिंहासन को विद्यार्थियों प्रसिद्ध ईरानी शासक था, उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर, और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह, और इसका पूरा नाम बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि इस शासक का सैन्य गतिविधियों के ऊपर ध्यान काफ़ी कम था, और यह केवल मौज मस्ती में ही काफ़ी विलीन रहता था, या यूं कह सकते हैं विलासिता प्रिय यह शासक था। तो इसकी इन्हीं कमज़ोर नीतियों के कारण नादिर शाह को मौका मिला। तो नादिर शाह ने न केवल पूरे उस समय मुग़ल साम्राज्य को लूटा, बल्कि यहाँ की जो बहुमूल्य कीमती चीज़ें थी, तख्ते ताऊस था या उसके बाद कोहिनूर हीरा था, उन सभी को वो उठा करके अपने साथ ले गया। तो इतिहास में एक बड़ी लूट भी कहा जाता है इसे। और
तख्ते ताऊस क्यों कहा जाता है इस सिंहासन को? तो सिंहासन के पीछे 2 मोर छपे हुए थे और उनमें से एक मोर की कलगी के ऊपर यह कोहिनूर हीरा विराजमान था, तो इसलिए इसको तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन कहा जाता था। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ आज की कड़ी में ये प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, आपके समक्ष ये पेश किए गए हैं। इन्हें आप याद करें, आशा है काफ़ी लाभान्वित रहेंगे आप। तो लास्ट में वही रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।